हेलो बच्चों, मैं आशीष सिंह आपका अपने इस स्टडी एंड सक्सीड चैनल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने इस चैप्टर्स को लेकर के आगे बढ़ते होंगे, अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं अपने इस नए सेशन के लिए जो लेकर के आए हैं आपके एक्सरसाइज 1D के शेष बचे हुए क्वेश्चंस को। अब तक आप लगभग 8-10 क्वेश्चन के आसपास में कर ही चुके होंगे, लेकिन आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। तो चलिए आज इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए इस सेशन को हम समय ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं, जिसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। अब पहला आपको ये बताना है कि क्या ये दिया गया कथन सत्य है या फिर असत्य, कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, यस। तो पहला क्या होगा आपका, सत्य होगा। क्यों होगा कि चूंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय होता है, संग्रह होता है, या कहें कि समूह होता है। चूंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय व अपरिमेय संख्या का समूह होता है, इसलिए ये सत्य होगा। फिर कह रहा है कि दूसरा, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट यम रूप का होता है, जहां यम प्राकृतिक संख्या है तो नहीं, इसलिए तो दूसरा क्या है, असत्य है। क्योंकि जब भी संख्या रेखा पे हम लोग नंबर्स को व्यक्त करते हैं तो जरूरी नहीं वो सभी अंडर रूट में हो, इसलिए ये क्या है, असत्य है। तीसरा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ये भी नहीं है। क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं, इसलिए ये असत्य है। इसमें परिमेय संख्या भी होती है, सभी अपरिमेय नहीं होती है। तो इसका कारण क्या है कि वास्तविक संख्याएं जो है वो परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की होती हैं, जबकि यहां कहा कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय होती है, इसलिए ये असत्य है। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो ये भी नहीं। क्वेश्चन कहा यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या हो। तो उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं अंडर रूट 4, अंडर रूट 9, अंडर रूट 16, अंडर रूट 25, 36, अंडर रूट 49, अंडर रूट 100। ये सभी संख्याओं का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो वे वर्गमूल निकल कर आएंगे, तो वो अपरिमेय नहीं होंगे। ये जो संख्याएं निकलेंगी ये सभी क्या आएंगी, परिमेय आएंगी। चूंकि 4 का वर्गमूल 2 आएगा, 9 का 3 आएगा, 16 का 4 और 25 का 5, और ये 2, 3, 4, 5 जो संख्याएं हमें मिलेंगी ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसलिए सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर देखेंगे बच्चों, कह रहा दिखाइए कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को कैसे निरूपित किया जा सकता है। तो अंडर रूट 5 को हम पहले दो संख्याओं में तोड़ते हैं जहां पे ये पाइथागोरस नियम का पालन करते हो। पाइथागोरस क्या कहता है, पाइथागोरस कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर होना चाहिए लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, जो आप पढ़ते आए हैं। तो अंडर रूट 5 को हम अगर तोड़ दें, इसको दो संख्याओं में अगर तोड़ेंगे तो एक 2 का वर्ग आएगा और एक 1 का वर्ग आएगा। ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब और ये हो गया आधा। तो अब इसके लिए हम संख्या रेखा पर जब इसको व्यक्त करेंगे तो पहले तो हम एक लाइन खींच लेते हैं। एक लाइन खींचेंगे
और इस लाइन पर नंबर्स व्यक्त करेंगे। देखो 1 2 3 4 5 हो गया। इसमें से किसी भी नंबर पे हम कहीं भी एक समकोण बनाएंगे, तो हम यहाँ पे एक समकोण बनाते हैं, यानी 90 अंश का कोण बनाएंगे। तो 90 अंश कोण बनाने के लिए आप एक चाप लगाएंगे और उसी चाप से यहां से इधर एक चाप काटते हैं, इधर एक चाप काटते हैं, और उसी दूरी से यहां से इधर और यहां से इधर जहां पे कटता है इसको ला के मिलाएंगे, तो ये 90 अंश का कोण हो जाएगा। अब 90 अंश का कोण बनने के बाद एक तो 2 हो गया, एक 5 हो गया, सॉरी एक हो गया। उसके लिए हमको क्या करना है कि यहां से अगर हम यहां पे ले लें कि एक ये हो गया, 2 ये हो गया यहां तक, और एक बचा एक, तो यहां से हम 1 सेंटीमीटर एक चाप लगाएंगे इधर, ये जो 1 के बराबर की दूरी लेकर के इधर चाप लगाएंगे, और जहां ये कटेगा इसको ला करके इधर 1 से मिला देंगे। मिलाने के बाद यही दूरी लेकर के यहीं से गोला प्रकार से यही ये दूरी लेकर के ऐसे ही चाप को घुमाएंगे, और जब इसको हम यहां से घुमाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार से आकर के मिलेगा, और जहां पर ये आकर के मिलेगा ये हो जाएगा √5। अब ये नंबर्स केवल व्यक्त करने के लिए हैं कि यहाँ पे नंबरिंग है, तो चाहे तो आप इसको अब नंबरिंग से ना दिखाएं, ऐसे रहने दें, नहीं तो बाद में कंफ्यूज होंगे। केवल ये पॉइंट ले लिए हैं यहाँ पे। अब देखेंगे कि यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, ये यहाँ से काउंट होगा जब, तो 1 यहाँ पहुंचेगा, 2 यहाँ, और ये लगभग 2 के बाद और 3 के बीच का है जो √5 का मान होगा। तो आएंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 11 पे आएंगे। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 11 नंबर क्वेश्चन है कि संख्या रेखा पर बिंदु यक्ष ज्ञात कीजिए। 11 का पहला मॉड यक्स -5 है और ग्रेटर देन 3 है। जब हम मॉडुलस वैल्यू निकालते हैं तो संख्या धनात्मक निकल के आती है, और ग्रेटर देन 3 दोनों साइड में हम 5 जोड़ देते हैं चूंकि यक्स का मान निकालना है। और ऐसे सिंबल होने पर यानी छोटे बड़े का जहां पे इनइक्वलिटीज दिए गए हों तो हम डायरेक्ट पक्षांतर नहीं करते हैं, जबकि संख्याओं को जोड़ करके या घटा करके हम यक्स का मान निकालते हैं। तो अगर हम दोनों साइड में 5 जोड़ दें तो इधर 5 कटेगा और ग्रेटर देन हो जाएगा 1। अब इसको हम संख्या रेखा पर व्यक्त करेंगे। यहाँ पे है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कह रहा है कि जो भी यक्स का मान होगा वो 8 से बड़ा होगा। 10 यहाँ पे हो गया 11, यानी 8 से बड़ा होने का मतलब कि 8 के बाद की दाहिने साइड की जितनी संख्याएं होंगी वे सभी यक्स के मान हो जाएंगे। इधर लाते हैं तो छोटा है, जबकि यक्स का मान 8 से बड़ा हो तो दाहिने साइड को हम एरो से प्रदर्शित कर देंगे। इसका दूसरा देखेंगे, दूसरा है मॉड x -5 लेस देन 3। सेम कंडीशन पे क्वेश्चन है, केवल ग्रेटर है और इसमें लेस है, इसको आप कर लेंगे। थर्ड नंबर जब आप इसमें 5 जोड़े घटाएंगे तो ये चिन्ह लेस देन का आएगा, जहां पे एक बड़ा है यहाँ पे छोटे का चिन्ह बनता आएगा, और एरो उधर जो लगा है वही इधर लगा लिया जाएगा। तीसरा कह रहा है कि मॉड x -5 इज इक्वल टू है 3। इसे भी देखेंगे, मॉड जब हटाया जाएगा तो पॉजिटिव देगा, और इसमें हम 5 का जब पक्षांतर करेंगे तो यक्स का मान क्या आ जाएगा 8। और इसके लिए जब संख्या रेखा पे हम दिखाएंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जहां पे 8 है वहां पे एक एरो से प्रदर्शित कर देंगे।
क्योंकि ना तो यहाँ पे हमको छोटा दिखाना है ना ही बड़ा दिखाना है, उसी नंबर को दिखाना है, तो हम यहाँ पे एक एरो से इसको प्रदर्शित कर देंगे। और चौथा नंबर है इसी का 4 नंबर पार्ट, कह रहा है कि x लेस देन इक्वल 5 है, मॉड x लेस देन इक्वल 5, तो मॉड हटाएंगे लेस देन इक्वल 5 होगा। तो इसके लिए देखो जब संख्या रेखा पर दिखाएंगे -1 0 1 2 3 4 5 6, कह रहा है यक्स का मान 5 से छोटा होगा या 5 के बराबर होगा, यानी छोटा भी हो सकता है बराबर भी, तो हम बराबर से इसके चिन्ह को बनाएंगे लेफ्ट साइड में, ये हो गया यक्स लेस देन इक्वल 5। अब आएंगे हम अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12 पर। इस तरह के क्वेश्चन हम आपको पहले भी बताए हैं, तो 12 और 13 में से हम एक आपको बताते हैं, एक आप खुद से करेंगे। तो 12 नंबर हम आपको बता देते हैं। कह रहा कि सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा, जैसा कि हम आपको पहले बताए हैं कि अपरिमेय के लिए हम पहले मानते हैं कि माना 2 + √3 क्या है, परिमेय संख्या है, और अगर ये परिमेय संख्या है तो 2 + √3 को हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जब P/Q के रूप में व्यक्त करेंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिलता है कि जहाँ P व Q क्या है, पूर्णांक है। अगर P और Q पूर्णांक है तो दो का हम पक्षांतर कर ले तो √3 बराबर में क्या आएगा बच्चों, P/Q माइनस में आ जाएगा 2 आएगा। अब यहाँ पे लिखते हैं, चूंकि P व Q क्या है, पूर्णांक है। अगर पूर्णांक है तो दो पूर्णांकों को जब हम भिन्न के रूप में बदल दें तो वो संख्या परिमेय कहलाती है। तो अर्थात P/Q परिमेय है, और परिमेय में से दो को यानी एक परिमेय संख्या घटाया जाए तो ये भी क्या बनेगा, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और अगर ये परिमेय संख्या है तो इसलिए √3 भी क्या होगा, √3 भी परिमेय संख्या होगी। किंतु ज्ञात हमें क्या है, किंतु ज्ञात है कि √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। √3 अपरिमेय संख्या है, और अगर ये अपरिमेय है तो एक अपरिमेय संख्या एक और परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। अर्थात जो ये √3 है ये बराबर नहीं होगी P/Q - 2 के। इसलिए हमारी कल्पना क्या होगी, हमारी परिकल्पना असत्य है। और अगर हमारी परिकल्पना असत्य है तो इसका मतलब जो हम माने कि परिमेय है वो क्या है, अपरिमेय है। इसलिए 2 + √3 अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन आएंगे, देखिए 13 नंबर आपको सेम ऐसे ही करना है। √3 - 1 परिमेय है, फिर सेम प्रोसेस आपको ऐसे ही करते चले आना है। नहीं आएगा तो आप कमेंट करके पूछ लेंगे। अगला क्वेश्चन आएंगे हम, क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर में देखो कह रहा है कि a - b का स्क्वायर इज इक्वल टू a² - 2ab + b² का प्रयोग करके मॉड a माइनस मॉड b के होल स्क्वायर का प्रसार कीजिए। अब मॉड a माइनस मॉड b का होल स्क्वायर, फॉर्मूला कहता है कि a² - 2ab, तो मॉड a इंटू मॉड b, और प्लस b² तो मीन्स मॉड b का स्क्वायर। तो मॉड का जो वैल्यू आता है तो वो तो पॉजिटिव होगा, माइनस ये भी हो जाएगा 2ab, और मॉड b का जब स्क्वायर करेंगे तो ये भी b² हो जाएगा। ये हो गया इसका प्रसार।
फिर कह रहा है कि दिखाइए कि प्रत्येक दो परिमेय संख्याओं a और b के लिए 2 mod a mod b लेस देन इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। तो अगर हम मान ले, अभी माना कि a बराबर है 2 और b बराबर 3, तो इसके एक एक साइड को हम प्रूव करेंगे। पहले लेते हैं 2 mod a mod b को, mod a का वैल्यू mod 2, mod b है तो mod 3, और ये हमको देते हैं पॉजिटिव 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूना 4 तिया हो जाएगा 12। दूसरा साइड निकालते हैं, दूसरा साइड है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी a का वैल्यू है 2 और b का वैल्यू है 3, तो आ जाएगा 4 प्लस 9 इक्वल में क्या आएगा 13। तो अब देखेंगे कि जो ये 2 mod a mod b है उसका वैल्यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से छोटा है, क्या आप लिख देंगे, अर्थात 2 mod a mod b लेस देन इक्वल हो सकता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अभी के लिए हम लेस देन दिखाएंगे। अब कह रहा है कि इस संबंध में समता चिन्ह कब आएगा, तो इस चिन्ह में समता तब आएगा जब हम a और b के मान को एक रखें। तो जब a व b का मान एक होगा तो इस संबंध में समता चिन्ह आएगा। और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब इसी क्वेश्चन के साथ आज के हम इस सेशन को अपने विराम देंगे और अगले सेशन में हम आपको 1D के जितने भी क्वेश्चन शेष बचे हैं वो लेकर के आएंगे, सॉल्व करवाएंगे। तो आप अगले सेशन बने रहिएगा। धन्यवाद।